नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि तमाम जो नक्षत्र हैं नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के, वो ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले बड़ा ट्रेन हादसा हो गया और उसके बाद अब जो नेट की परीक्षा है, यूजीसी जिस नेट की परीक्षा कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको कैंसल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि पर्चा लीक हुआ है और सरकार की तरफ से इससे ज़्यादा अपने जुर्म की स्वीकार्यता क्या हो सकती थी कि खुद सरकार ये लगभग हमसे ये कह रही है कि हम नाकाम हैं इस देश को चलाने में। अब ये देखिए 2 हफ्ते के अंदर ही दूसरी बड़ी घटना हुई है, ये बहुत राहत की बात है उन लोगों के लिए, ख़ासकर उन छात्रों के लिए जो ये समझ रहे थे कि ये धाँधली की वजह से कुछ लोग आगे निकल गए, पास कर गए, वो नहीं कर पाए, लेकिन हज़ारों छात्र, उनका आप सोचिए भविष्य अधर में लटक गया है। पहले ही हमने आपको बताया था कि इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था बेरोज़गारी का मुद्दा, जॉबलेसनेस का मुद्दा और इस बेरोजगारी में इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं कि एक छात्र उम्मीद ये कर रहा है कि कुछ पढ़ लिख कर अगर इम्तिहान पास कर लेता है तो उसे कोई जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगी, उसको एक तरह से लेक्चरर बनने का रास्ता उसका साफ हो जाएगा, कहीं कॉलेज में कोई नौकरी मिल जाएगी। अगर स्थायी नौकरी ना भी हो तो भी अस्थायी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस सबको रौंदते हुए ये बहुत ही नालायक मैं कहूँगी सरकार का रवैया कि इसमें पर्चा लीक, आप सोचिए इससे ज़्यादा, यानी वो सरकार, वो प्रधानमंत्री, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि विश्व गुरु बनाना चाहती है, वो एक छोटा-सा इम्तिहान नहीं करवा पा रही है। कितने अफ़सोस और शर्म की बात है कि पहले ही नीट एग्ज़ाम को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब नेट को लेकर सरकारी स्तर पर, यानी ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि पूरे तरीके से एक जुर्म का एडमिशन है कि ये एक छोटा एग्जाम नहीं करा पा रही है। ये इतनी बड़ी सरकार, ये इतने बड़े देश की सरकार जो तीसरी बार मैंडेट लेके यहाँ पहुंची है और सरकार बनाई है, अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और राजनीति से अलग मैं उन हजारों छात्रों के बारे में सोच रही हूँ, उनके परिवारों के बारे में सोच रही हूँ जिनका भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। और इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि एक ऐसा विपक्ष जो मजबूत तरीके से सामने आएगा, राहुल गांधी ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हुए, खासकर उन्होंने, मैं कहूँगी उनके पूरे राजनीतिक करियर की सबसे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, सबसे अच्छे वक्तव्यों में से एक वक्तव्य रहा, जब उन्होंने जिस तरह से आड़े हाथों इस सरकार को लेते हुए, मैं कहूँगी कॉलर से पकड़ते हुए इस सरकार को, और पूरे तरीके से ये कहा कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि उन्होंने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन और यूएस और रशिया के बीच, वो प्रधानमंत्री एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मेरे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर ज़ीशान कास्कर मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके प्रोफ़ेसर लक्ष्मण यादव मौजूद हैं और उन्होंने खुद ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, जिसके बाद वो बने एसोसिएट प्रोफ़ेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में। उससे पहले कि सरकार का जो एक कहूँगी मैं कदम उनको एक तरह से रोका गया और उनको जिस ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में वो पढ़ाते थे, 1 दशक से भी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पढ़ाया, उनको वहाँ हटा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि राहुल गांधी की बातचीत मैं करूँ, ज़ीशान, पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये समझा दीजिए कि ये पूरा मुद्दा क्यों इतना अहम है, कि इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, अभी-अभी 2 हफ्ते पुरानी सरकार है, अभी तो संसद का कोई सत्र भी पहला शुरू नहीं हुआ है। ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे है? मैम, इतना बड़ा मुद्दा इसलिए है, मतलब बहुत सारे इसमें इसमें पहलू है। और सबसे बड़ा पहलू ये है कि डॉक्टर बनना इस देश में एक एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और डॉक्टर बनने का पहला स्टेप होता है नीट की परीक्षा। और नीट की परीक्षा के लिए तैयारी जो होती है, उसके लिए बच्चे मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड से 7वीं 8वीं कक्षा से ही शुरू कर देते हैं उसकी तैयारी करना। और अगर इतने मात्रा में लोग बच्चे इसको एग्जाम को दे रहे हैं और उस एग्जाम में अगर धांधली हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ चंद हजार लोगों की बात नहीं है, कुछ लाख बच्चों की बात है। और ये सिर्फ उनके रिजल्ट्स की या पेपर की धांधली की बात नहीं है, ये बहुत लेवल्स तक जाके अफेक्ट करती है, यानी कि सोसाइटल लेवल पर ये बात अफेक्ट करती है। और ये तो बहुत सरफेशियल बातें हो गई, लेकिन उसके अलावा मेन चीज़ जो है, जो एक इशू है नीट एग्ज़ाम के इस स्कैम के बाहर आने के बाद, जो लोग जैसे हमारा इंटरव्यू हुआ महेश्वर पेरी
जो एक बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट है, तो ये सारे लोग अब बाहर आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि कितने प्रॉब्लम्स है इस नीट परीक्षा में। उन लेकिन ज़ीशान यहाँ प्रॉब्लम्स पर में से थोड़ा-सा ज़ीशान दुरुस्त यहाँ पे थोड़ा ये करना होगा कि ये जो परीक्षा रद्द हुई है, नेट की हुई है, जिसमें जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके ज़रिए जो रिसर्च स्कॉलर आप बन सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। नीट को लेकर अभी भी बहस चल रही है, जिसमें आरोप ये हैं बिल्कुल। कि सही तरीके से इम्तिहान नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये जो पूरा नेट कैंसल करने वाला जो मामला है, नेट रद्द रद्द करने का मामला है, ये भी नीट से ही जुड़ा है। ये क्योंकि ये जो अगर नेट रद्द इसलिए की गई है, मतलब आप समझ लीजिए कल के दिन पे ये नेट की एग्ज़ाम दी गई थी, परसों के दिन, और कल उसको रद्द करने का आदेश दिया गया कि अब इतने सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, अब वो क्या करेंगे? तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई इसलिए है कि अब सरकार को मेरे अनुमान से ये डर लग गया होगा कि कहीं न कहीं इस पेपर में नेट वाले एग्ज़ाम में भी धांधली हुई है, और रिज़ल्ट्स आने के बाद क्या ये धांधली सामने ना आ जाए, इसलिए पहले ही इन सारी चीज़ों को रफ़ा-दफ़ा करके रद्द किया जाए। तो मेरी समझ में चूँकि नीट का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, नेट की परीक्षा की धांधली से भी ये लोग डर गए, और ये मेरा एक अनुमान है। आपका अनुमान है तो ये भी आपसे पूछूँगी कि नीट को लेकर अब क्या होगा? जिसके बारे में जिससे आपने बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार को आड़े हाथों लिया और चारों तरफ से घेर लिया। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। जी हाँ, तो राहुल गांधी को आपने देखा किस तरीके से, मैंने जैसे आपको बताया कि उन बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक था, और यही हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें विपक्ष को इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत ज़रूर मिलेगी कि वो सरकार को हर उस मुद्दे पर जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोज़गारों से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, मज़दूरों से जुड़ा हुआ, नौजवानों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उस पर घेरेगी और उसको सही रास्ते पर लेकर आएगी, क्योंकि यही तो विपक्ष का काम है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरी परीक्षा है, खासकर नेट की परीक्षा, जिसको देखकर आप भी एसोसिएट प्रोफेसर बने, पहले असिस्टेंट और फिर एसोसिएट बने, ये क्यों इतनी अहम है आपके जैसे लोगों के लिए? अगर मान लेते हैं कि आप अगर एक कैंडिडेट होते यहाँ पर जिसने इम्तिहान दिया होता और पता चलता कि पर्चा लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया, तो आप इसे कैसे देखते? शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो एमए के दौरान ही अपीयरिंग में जेआरएफ क्वालिफाई किया और उसी के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया और लगभग 13 साल एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में रहा। परमानेंट करने के समय लोगों ने दूसरे तरह की राजनीति की, लेकिन उस राजनीति को भी इससे जोड़कर सोचना चाहिए कि खबरें जो आ रही हैं, अगर वो पुख्ता हैं, तो 30 से 32 लाख रुपए की लेन देन का मामला सामने आ रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं
उनकी तरफ से कि पेपर लीक कराने वाले लोग एक बहुत बड़ा स्कैम चलाते हैं। तो ये जो पैसे की हेरफेर है नीट के एग्जाम से जुड़ी हुई है, जो आपने मीडिया में अभी चर्चा में देखा है, वैसे ही अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जांच हो जाए तो पता चलेगा कि कितने लाख रुपए देकर के कौन असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है। बस होता ये ना कि ये हम लोग इसलिए नहीं कह पाते कि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं होते, और जो लोग होते हैं इसमें शामिल वो खुल करके बोलते नहीं है। ये कि जो पैसा दिया है वो नहीं बताएगा, लिया है वो नहीं बताएगा। लेकिन ये एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम और नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ इतना गंभीर सवाल है कि जिस पर कोई बात ही नहीं होती। हमने 2009 में जब नेट का एग्जाम दिया तो वो वक्त था जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तब स्टूडेंट था, एमए फाइनल ईयर का, और वो वक्त था कि जब कोई जेआरएफ हो जाए तो पूरे इलाके में चर्चा हो जाती थी कि वो फला व्यक्ति अपने विषय में जेआरएफ हो गया। जेआरएफ होने का मतलब ये होता था कि है वो नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना। अगर उसको क्वालिफाई करने के साथ आपकी मेरिट बहुत अच्छी है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, यानी आप अगर पीएचडी करते हैं तो सरकार आपको फेलोशिप देती है। वो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा, साल में 2 बार होती है, देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी, शिक्षक कौन बनेगा, ऐसे तमाम जरूरी बातों से जुड़ी हुई परीक्षा, और उसका पेपर लीक हो जाए ये बहुत ही चिंताजनक है, और ये लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ी हुई है। मैं आज दोपहर में ऐसे ही कुछ काम कर रहा था, एक लेख लिख रहा था, और उसी बीच एक फोन आता है और उस पे मैसेज आता है कि बहुत जरूरी बात करनी थी, 2 मिनट आपसे। और सामने जब मैं फिर फोन आने पर उठाता हूं तो ग्वालियर से एक बच्चा है, और वो कहता है कि हमने प्रोफेसर बनने का सपना देखा, आप जैसे लोगों को सुनते पढ़ते रहे, और नेट का एग्जाम दिया है। मैं मोबाइल शॉप में नौकरी भी करता हूं, और नौकरी करने के साथ मेरे सामने विकल्प था कि अगर मैं मेहनत करके नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लूं तो मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार रहती है, पूरी फैमिली को मैं संभाल सकता हूं। कहा कि एग्जाम देने के बाद जब मैं लौटा तो मैंने जोड़ा था नंबर जो ऑनलाइन आया था, 94% मेरे क्वेश्चन सही थे, और मैंने घर वालों को बताया कि हो सकता है कि मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए और मुझे फिर नौकरी मिल जाएगी, मैं ये मजदूरी वाली नौकरी नहीं करूंगा। और सर आज जब मुझे पता चला कि वो पेपर लीक होने के संदेह में पेपर रद्द कर दिया गया है, तो मेरे सामने सुसाइड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि जिस एग्जाम को लेकर के मैंने कल रात एक सपना आपको भी दिखाया, वो एग्जाम अब रद्द हो गया और फिर से पता नहीं कब होगा। ये जो एक चीज है ना, वो एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। इस देश में बेरोजगारी की आलम ये है कि 100 में 80 से 85 नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। उस देश में चुनाव किस मुद्दे पर हुआ, हमने लगातार उस पर चर्चा की है। इसमें नौजवानों की शिक्षा और रोजगार सवाल ही नहीं होते। हम बार बार एक बात कहते हैं कि ये एक पेपर का लीक होना नहीं है, ये एक परिवार या एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल होना चाहिए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, और आज कभी जाया जाए कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली के उन इलाकों में जाया जाए जहां वो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में हमने वो कमरे देखे हैं, 10 बाई 10 के कमरे हैं, हजारों रुपए क्या बोल करके घर वालों से मिलता है। घर में लोग पेंट नहीं कराते, 2 जोड़ी कपड़ा कम पहनते हैं, खाना कम खाते हैं, क्योंकि उनके घर का कोई बेटा या बेटी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और वो 3 साल 4 साल एग्जाम की तैयारी करने के बाद जब वो पेपर देने गए, ये पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों ने सुसाइड किया था पुलिस का पेपर लीक होने के बाद। और वो सुसाइड में ये बोल रहे हैं, बाकायदे चिट्ठी लिखी थी कि पेपर दे के हम लौट रहे थे तो हम तो क्वेश्चन मिला रहे थे और हम तो नहीं सपने पूरे कर पाए, अब हम क्या कह करके अपने घर वालों से अगले 1 साल 2 साल के लिए पैसा मांगेंगे? हम कैसे उन्हें बताएंगे कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए? तो इसमें हमारा दोष नहीं, ये सिस्टम का दोष है जो पेपर एक स्कैम के तहत लीक करा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि बहुत कई परिवारों को तोड़ कर रख देने वाला है, और एक साजिश है। उस साजिश में क्लियर डिवीजन है। अगर आपकी जेब में 20 लाख 30 लाख 40 लाख देने, एक पूरी सेटिंग करने के पूरे तरीके तौर तरीके की सहूलियत है, तो आपको उस पूरे स्कैम में फायदा है। अगर आप गरीब कमजोर हो, उसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और ओबीसी के घरों से हैं, तो आप फर्स्ट जनरेशन होंगे
जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वो नीट का एग्जाम भी अभी हम देख रहे हैं, एक सूची है, वक्त चूंकि ज्यादा हो जाएगा लेकिन मैं वो सूची बता दूं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में। पुलिस से लेकर के शिक्षक, प्राइमरी के शिक्षक से लेकर के लोअर सबऑर्डिनेट के 1 दर्जन पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हो गए। अभी तक उनमें से कई परीक्षाएं हुई ही नहीं दोबारा। 5 साल अगर आपने एग्जाम नहीं लिया तो कोई ओवर एज हो गया, किसी का चांस चला गया, कोई गांव वापस लौट गया। ये एक पूरी की पूरी जनरेशन को बर्बाद करने जैसा ये सवाल है, इसलिए ये बात हम लोग को करनी चाहिए। जी हाँ, और मैं याद कर रही हूँ बिहार, जब इलेक्शन के दौरान मैं वहाँ गई और वहाँ मुसल्लहपुर में जो बच्चे, जो लड़के तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम की, जब उनकी लगभग नहीं बल्कि पूरे तरीके से नरकीय जहन्नुम जैसी जिंदगी जब मैंने देखी कि एक छोटे से तख्त पर जिस पे गद्दा भी नहीं लगा हुआ है, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ कोई रोशनदान नहीं है, कोई हवादान नहीं है, वहाँ ना कोई रोशनी आती है ना हवा आती है, ऐसा लगता है कि सूरज चांद सब कुछ नाराज हो गए उनसे। उस जरा सी बेंच पे 2 लड़के 1100 रुपए देकर किसी तरह से अपनी जिंदगी की लीज को रिन्यू कर रहे हैं हर साल। उनमें से अगर आप ये सोचिए कि इनमें उन लोगों में से जो आपने बिहार की मेरी रिपोर्ट देखी थी, उनमें से अगर ये लोग शामिल होंगे जिन्होंने नेट का पर्चा दिया और फिर किसी ने, आप बता रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण के 30 लाख रुपए देकर, जिसके पास इतना पैसा था और उसने अपनी किस्मत खरीद ली। अच्छी बात भी है एक तरह से कि ये पर्चा रद्द हो गया, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते थे जो 30 लाख पार करके चले जाते और बाकी उनका ज़ाहिर खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता जिनके पास ये पैसा नहीं है। तो किस तरीके से बदतरीन ये ज़िंदगी गुजर रही है। पहली बात तो नौकरियां नहीं है, नौकरी हो तो इम्तिहान के लिए रिक्तियां नहीं निकलती, रिक्तियां निकल जाएं तो उससे पहले इम्तिहान आप देना होता है। उसमें आप सोचिए लाखों लोगों में आपको कॉम्पीट करना है, अगर आप कर गए तो पर्चा रद्द हो जाता है और दोबारा कब उसकी तारीख निकलेगी ये किसी को नहीं मालूम। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ पहली बात तो एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छात्रों से हमने बातचीत की अब से कुछ देर पहले, जो कि इस एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि छात्रों ने पूरी तरीके से मुहिम भी चलाई हुई थी नीट के इम्तिहान को लेकर। नीट के इम्तिहान को लेकर लगातार मुहिम चल रही थी और ये इस, जबकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया, वोटों की गिनती हो रही थी, तब भी लगातार छात्र बड़ी तादाद में मुझे तक भी ईमेल कर रहे थे। हर रोज मेरे पास दर्जन भर ईमेल आ रहे थे कि मैडम हमारी इस बात को आप उठाइए, आप हमारी इस बात को मंच पे ले जाइए। और अब आप सोचिए कि 18 को इम्तिहान हो के 19 को कैंसिल हो गया। आज हम आप इस बात मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रसन्नजीत कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयसा के जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने नीट का इम्तिहान भी दिया है। इससे पहले आइए पहले उन छात्रों को सुन लेते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस एग्जाम के कैंसिलेशन पर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री वो छात्र जो पहले से ही हाशिए पे आते हैं, वो छात्र जो पढ़ने जाते हैं तो उस बीच में कभी उन्हें पानी भरने जाना पड़ता है, कभी घर में काम कराना पड़ता है। तो ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था है और उसके बावजूद नई नई शिक्षा नीतियां आती हैं, नई नई सरकारें आती हैं, शिक्षा पर ना ही सीटें बढ़ती हैं, ना ही प्राइवेटाइजेशन की निंदा करी जाती है। और उसी का नतीजा है कि आज कभी नीट का तो कभी नेट का पेपर लीक हो जाता है, गलत हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। बड़े बड़े कोचिंग माफिया जो हैं अपने छात्रों को पेपर लीक करते हैं और जो छात्र हाशिए से आता है, खुद मेहनत करके आता है, वो पीछे छूट जाता है। मेरा 2000 रुपए एक दिन में खर्च हुआ था सिर्फ एग्जाम देने जाने के लिए, तो अब मुझे वापस से उतने ही पैसे खर्च करने पड़े। 18 तारीख को हम एग्जाम लेकर आए हैं जो नेट का, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर हमसे कह दिया जाता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। नेट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, एनसीटी का एग्जाम हो, हर एग्जाम हमारे साथ धोखा होता है। हमसे पूछा जाता है हमें एलिजिबल है कि नहीं। अरे इनसे पूछो एग्जाम ले पाने की भी इनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, कोई शर्म है कि नहीं। हमारी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी बिठाई जाए, शिक्षा मंत्री यूजीसी चेयरमैन इस्तीफा दे, एनटीए को बर्खास्त करो, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ न्याय करो। देखिए ये तो ऐसा हो रहा है कि अब कल हम उठेंगे, कल कोई और शायद यूपीएससी का पेपर लीक हो जाए। हमारा क्या भरोसा रह गया है इस सरकार के ऊपर और इस संस्था के ऊपर। ये रोज का जो बकवास स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, उनकी भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर आज आए हैं। और जब तक हमारी मांगे, जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं, हम यहाँ से जाएंगे।
आपने देखा छात्रों का गुस्सा भी आपने देखा, किस तरह से लगातार वो प्रोटेस्ट करते रहे। प्रसन्नजीत इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है। प्रसन्नजीत, ये जो खबर आई है, ये अपने आप में पता नहीं अच्छी खबर है, बुरी खबर है। अभी जिस तरह से बता रहे थे लक्ष्मण यादव, वो ये कह रहे थे कि लोगों की ज़िंदगी एक पतले धागे से बंधी रहती है, बहुत सारे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? आप नीट के लिए अपीयर हुए थे या नेट के लिए? नेट के लिए अपीयर हुए थे। जो देख देख रहे हैं हम लगातार, युवाओं को देश का भविष्य बोला जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युवाओं का कोई भविष्य नहीं बचा है। हम अभी 2 हफ्ते से नीट के स्टूडेंट के आंदोलन के साथ हम लोग खड़े थे और हम देख रहे थे किस तरह से पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, परीक्षा का जो तंत्र है, पूरा उस पे से विश्वास उठ चुका है स्टूडेंट का। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एनटीए के ज़रिए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक प्राइवेट कंपनी है, जिसके हवाले मोदी सरकार ने पूरी परीक्षा को कर दिया, बिना सोचे-समझे, बिना कोई संवाद किए। आज उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं, जो कि हम उस दौर में भी कह रहे थे कि इस तरह का सेंट्रलाइज़ेशन ठीक नहीं है और वो नतीजा हम देख रहे हैं। और उससे परेशान होकर के नीट के स्टूडेंट सड़क पे थे, हम उनके साथ, उनके सॉलिडारिटी में खड़े थे। लेकिन सडनली जिस तरह से नेट के पेपर को लेकर के भी जब आया, तो फिर से 10 लाख के करीब और स्टूडेंट आज सड़क पे आ गए और कल से ही इसका गुस्सा सोशल मीडिया से लेकर के, आस-पास से लेकर के तमाम जगह ये दिख रहा है। और इससे साफ दिख रहा है कि सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है ऐसे एनटीए संस्था को, जिस पे लगातार जो अपने अभी तक जितने एग्ज़ाम लिए हैं, लगभग 90% से ज़्यादा एग्ज़ाम जिसमें किसी न किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, सेंटर मैनेज होने का सवाल हो या पेपर लीक का सवाल हो, ये जिसकी वजह से एनटीए लगातार एक कटघरे में खड़ा है। ऐसे एनटीए को डिफेंड करने में पूरी तरह से सरकार लगी हुई है, जो एक बहुत ही छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। हम नेट के एग्ज़ाम के समय भी देखे कि किस तरह से लंबे 600-600 किलोमीटर हम लोगों के आस-पास जो दोस्त हैं, 600-600 किलोमीटर की दूरी तय करके इस गर्मी में, भीषण गर्मी में दिल्ली, यूपी और भी जगह लोग एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम देने के बाद वो बीमार भी पड़े हुए हैं अभी तक। लेकिन वो दूसरे दिन वो सुनते हैं कि वो नेट का एग्ज़ाम कैंसल हो गया। और उसमें इस बार का नेट आप समझ लीजिए कि सिर्फ नेट के लिए एग्ज़ाम नहीं था। ये इस बार का नेट के थ्रू आपके जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एंट्रेंस भी अब रोक दिया गया है सरकार के द्वारा। आपने देखा होगा पिछले महीने यूजीसी का एक नोटिफ़िकेशन आया, जिसमें ये कहा कि अब पीएचडी के दाखिला के लिए कोई एंट्रेंस की व्यवस्था नहीं करेगी पीएचडी और जो नेट का स्कोर होगा, नेट का जो एडमिशन, नेट क्वालीफाई या नेट के स्कोर के आधार पे पीएचडी में सिलेक्शन होगा। तो ये इस बार और इसका एक तरह से इसका जो है बर्डन बढ़ गया था और स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा इस समय में क्राइसिस है कि नेट का तो जो स्थिति है वो पीएचडी तक में दाखिला इस सेशन में नहीं ले पाएंगे। अगर उनका इस तरह का अगर ये हुआ तो इस सेशन में वो पीएचडी का दाखिला नहीं होगा। सेशन पूरी तरह से फिर से पता नहीं कब कैसे इसको मैनेज किया जाएगा और जेआरएफ के लिए जो एक एज लिमिट होता है उसको क्रॉस कर जाएंगे लाखों स्टूडेंट और वो अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट का एक बहुत ही प्रीशियस टाइम को ये सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है और इसीलिए आज हम लोगों ने, जो कि आपने देखा भी, हम लोग एमएचआरडी एजुकेशन मिनिस्ट्री पे प्रोटेस्ट भी किया। घंटों प्रोटेस्ट चलने के बावजूद कोई भी अधिकारी, शिक्षा मंत्री स्टूडेंट से मिलने तक नहीं आए और अंत में ब्रूटली दिल्ली पुलिस ने सबको डिटेन किया है। तो ये बहुत ही एक तरह से शर्मनाक स्थिति है। एक मतलब एग्जाम क्राइसिस इस देश में है। जो भी एग्जाम, बिहार, यूपी, जितने भी एग्जाम हम देख रहे हैं, जो खास करके एनटीए कंडक्ट करा रही है, वो एक बड़े भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है और इसीलिए स्टूडेंट का एक तरफा एक मांग है कि एनटीए को खत्म किया जाए। एनटीए को खत्म किया जाए, आपकी मांग है, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप खुद एक एप्लीकेंट थे। इससे ज्यादा देखा जाए सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है। अब सीबीआई भी क्या इसको लेकर आएगी इन्वेस्टिगेशन पर। पिछले 10 साल में सीबीआई की भी विश्वसनीयता को जितना बड़ा धक्का लगा है कि क्या कोई ऐसी चीज ले आएगी सीबीआई आगे जो सरकार को पसंद नहीं आएगी, इसमें भी शक है मुझे। जीशान इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं। जब राहुल गांधी आप इस मुद्दे को कैसे आगे लेके जाएंगे? क्या हम इसको इस तरह से देखें कि विपक्ष के दबाव के तहत परीक्षा को 24 घंटे के अंदर रद्द किया गया? इसमें विपक्ष का कितना दबाव महसूस हुआ? अभी फिलहाल राहुल गांधी को सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
आपने जो नरेंद्र मोदी जी की का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। थैंक यू। आपने देखा राहुल गांधी ने, मैंने इसीलिए कहा कि शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला है राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर। लक्ष्मण जी को मैं लाना चाहती हूँ इस वक्त पर, क्योंकि वो सिर्फ इम्तिहान और पढ़ाई और शिक्षा के बारे में नहीं जानते, बल्कि जो बेहतरीन तरीके से जानते हैं वो राजनीति को समझते हैं। और मुझे लगता है देश में इस वक्त बहुत ही अग्रणी वो लोग जो कि राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उसमें लक्ष्मण यादव मौजूद हैं। वो जमीन की लड़ाई भी लड़ते हैं और कलम से भी लड़ते हैं, इसके अलावा बेहतरीन तरीके से राजनीति को समझते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात के वक्त से इस व्यक्ति ने हत्याओं के साथ जो एक डर और भय फैलाया है अपनी एजेंसीज को, पुलिस को इस्तेमाल करके, द कॉन्सेप्ट ऑफ नरेंद्र मोदी हैज बीन शैटर्ड। नरेंद्र मोदी नाम का जो विचार है, या इसके लिए कोई और अच्छा शब्द भी हिंदी में हम ढूंढ सकते हैं, कि जो कॉन्सेप्ट है एक, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अगर वाजपेयी होते, मनमोहन सिंह होते, तो शायद एक तरह की एक हम्बल तरीके से वो आगे बढ़ते और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते कि, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा खुद से भरे हुए हैं कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे और इसीलिए हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि शायद इससे बड़ी बात कभी नहीं कही गई है नरेंद्र मोदी के बारे में। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि ये जो आत्मविश्वास आया है विपक्ष के नेताओं के पास, खासकर राहुल गांधी, या आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे सदन के भीतर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का, इन नेताओं ने असल में किया क्या, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या विपक्ष के और प्रमुख चेहरे हो, इन्होंने चुनाव ही उन मुद्दों पर लड़ा जो असल में जनता के मुद्दे थे। एक अगर शोध करने की गुंजाइश इस देश के विश्वविद्यालयों में बचे, और थोड़ा अभी इस पे बात करिएगा, मैं एक स्क्रीनशॉट देख रहा था कि नेट के एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन पेपर आया, अगर वो फेक नहीं है तो, मैं इस डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी उसको काउंटर चेक करेंगे, तो उसमें 22 जनवरी के इवेंट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें रामचरितमानस पर, महाभारत पर, इस तरह के क्वेश्चन है। अंदर शिक्षा व्यवस्था में कितना कुछ बदलाव हो रहा है, उसका सिलेबस बदला जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को सरकारी से प्राइवेट किया जा रहा है,
उसका बहुत बड़ा खेल जो हो रहा है। अभी तो इस देश को इतना जागरूक होना था कि उन सवालों पर कब जाएगा। अभी तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके बच्चों के कई पीढ़ियां बर्बाद करने की तैयारी हो रही है। अभी तो उसमें डिबेट हमें ले जानी है। फिलहाल अगर हम पॉलिटिकल इशू पर इसे देखें तो ये एक ऐसा वक्त है जब विपक्ष ने चुनाव लड़ा पेपर लीक पर। आप अगर आज भी गूगल करने बैठिए तो आपको नरेंद्र मोदी के 7 चरण के भाषणों में से कुछ शब्द गूंजेंगे। मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुजरा कर रहे हैं, मुसलमानों को सब दे देंगे, ये गूंज रहे होंगे शब्द चुनाव के बीच में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे, आप अखिलेश को सुनेंगे और किसी को सुनेंगे, तो आपको पेपर लीक का सवाल सुनाई देगा, आपको अग्निवीर का सवाल सुनाई देगा, किसानों के, नौजवानों के मुद्दे सुनाई देंगे। ये फर्क है। और जनता ने उस जो आइडिया ऑफ मोदी है, आइडिया ऑफ इंडिया पर जो हावी हो गया है, आइडिया ऑफ मोदी, उसे ध्वस्त कर दिया। और इतना ध्वस्त किया कि जो कल तक मोदी में था सब कुछ, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, वो खत्म होकर इंडिया हो गया। ये बदलाव आया है। तो आत्मविश्वास, जब आत्मविश्वास हो तो वो बेहतर होता है। अहंकार जब बन जाए तो वो तानाशाही की तरफ ले जाता है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो ये मुश्किल वक्त है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी गठबंधन की सरकार चलाई ही नहीं, और जनता ने कहा कि आपको अकेले हम इतना बहुमत नहीं दे रहे। तो ये गुरूर उनका टूटा है। दूसरी तरफ विपक्ष को आत्मविश्वास मिला है कि नहीं, ये देश रूस और चीन की तरह नहीं है, ये देश तानाशाही को कबूल नहीं करता है, ये देश लोकतंत्र को जीता है। और इसलिए विपक्ष को इतना ताकत दिए हुए है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तेवर दिख रहा है। वो अभी सदन शुरू होने दें आप। 24 जून को शपथ ग्रहण के बाद, अभी राहुल गांधी का आप जो क्लिप चला रही थी वो तो उन चीजों की तरफ इशारा कर ही रहे थे कि उनके घर के भीतर क्या झगड़ा हो रहा है, कौन है वो प्रमुख, वो एक सांस्कृतिक संगठन का, जैसे 10 साल में विपक्ष प्रतिपक्ष नजर नहीं आया। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, शोधार्थी आज भी जेल में हैं, प्रोफेसर आज भी जेल में हैं। वो तब नहीं समझ में आया कि अहंकार से चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। चुनाव परिणाम के बाद आरएसएस प्रमुख का बयान आता है कि अहंकार से चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। अभी नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय नहीं मिला है, नायडू को अभी लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मिला है, शिंदे को अभी ये पता है कि उनका क्या भविष्य हो गया, इसलिए 100 सीटें मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। अभी तो खेल बाकी है। कल तक जिन्होंने कठपुतली की तरह पूरे लोकतंत्र को नचाया ना, अब वो कम से कम एक बदले हुए रूप में दिख रहा है। इसलिए चाहे पेपर लीक का सवाल हो, चाहे अग्निवीर का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, या जातिवार जनगणना का सवाल हो, सामाजिक न्याय के सवाल हो, इन पर जब सदन चलेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। अभी देखना है कि वो जो सीना ठोक करके कहने के आदी हो चुके थे कि एक अकेला सब पर भारी, ऐसा होता नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी उन्हें ढूंढ के देना होगा। और जनता असल में सबसे बड़ी ताकत रखती है। उत्तर प्रदेश में मैं अगर केवल आपको बस एक छोटी सी फहरिस्त गिनवा दूं, केवल यूपी की गिनवा दूं, कि यूपी में जितने पेपर लीक हुए हैं 2017 से लेकर के आज तक, एक साथ एसआई पेपर लीक, लोअर सबऑर्डिनेट 2018 में 4-5 पेपर लीक हुए, लोअर सबऑर्डिनेट पेपर, यूपी पीसीएल पेपर, पुलिस का पेपर, उसके बाद अधीनस्थ सेवा, स्वास्थ्य प्रोन्नति, नलकूप ऑपरेटर। 2021 में 4 पेपर लीक हुए, पेट का, टेट का और इंटरमीडिएट का पेपर लीक हुआ। 22 में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ। और उसके बाद जब 24 में जाएंगे तो 24 में 17-18 फरवरी को कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। 11 फरवरी को आरओ और एआरओ का पेपर उसमें धांधली पाई गई है, जांच चल रही है। यूपी बोर्ड 2022 इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया। ये जो सवाल जब बनेंगे तो इसके बाद मुझे लगता है कि देश की राजनीति खूबसूरत होगा कि मछली, मटन, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। इससे आगे बढ़ करके वो ये देखें कि कौन आपके बच्चों का सपना छीन रहा है, वो किसको दिया जाए। लक्ष्मण जी, आपको लग रहा है कि ये दबाव विपक्ष का साफ तौर पे दिख रहा है इस फैसले में? वरना नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हमने हमेशा देखा है, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम कदम पीछे नहीं हटाते, हम ये सब नहीं करते। हमने हमेशा देखा अमित शाह इन सबके मुंह से इस तरह का अहंकार, ये नहीं चाहते थे कि संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले इस तरह का ये मुद्दा आ जाए, तो इन्होंने अब ये एग्जाम कैंसिल कर दिया। आपको लगता है कुछ ना कुछ दबाव काम आ रहा है?
मुझे याद आ रहा है कि 2020 का शायद चुनाव था दिल्ली विधानसभा का, और रामलीला मैदान, मेरा कॉलेज तब उसी के सामने था, वहां बैठ करके एक व्यक्ति ने भाषण दिया कि आपकी जेब में 10 रुपए बचने लगाना, क्योंकि एक नसीब वाले को आपने चुना है, और वो देश के प्रधानमंत्री थे। तो वो जो नसीब वाले थे ना, अब ऐसा लग रहा है कि ग्रह दशा बदल गई है। अब राम ने अयोध्या अब मैं तो यही बोल रहा हूँ, अयोध्या हार गए, अब क्या चाहिए? अब आप अयोध्या हार गए, श्रावस्ती हार गए, इलाहाबाद हार गए, चित्रकूट हार गए, तमाम जितने धार्मिक जगह, राम टेक एक जगह है महाराष्ट्र में कि राम जी विश्राम के, वो भी हार गए बीजेपी। तो बीजेपी से मुझे लगता है कि भगवान भी त्रस्त हो गए हैं कि भाई अब बस करो, जनता सबसे बड़ी है, वो जनता दिल में भगवान को रखना होगा रखेगी, लेकिन जुबान पर लोकतंत्र के ढांचे से सवाल पूछेगी। तो विपक्ष जो मजबूत हुआ है वो जनता के इस फैसले से हुआ है, और निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत हुआ है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसका दबाव निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी अगर एनडीए की सरकार नहीं है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर है, और ये दबाव कोई सामान्य दबाव नहीं है। अब अगर आपको लोकसभा से सांसदों को निष्कासित भी करना होगा तो उनकी संख्या भी 240 के ऊपर है, तो ये बहुत बड़ी संख्या को निकालना होगा, बहुत लोगों को बहुत बड़े लोगों को निकालना होगा। इससे अच्छा है कि अपना अहंकार निकाल लिया जाए, और अगर नहीं निकाला जाएगा तो ये सरकार बहुत दिन तक इस तरह की चीजों को झेल नहीं पाएगी। तो संसद ही खाली हो जाएगी। जीशान, आखिरी सवाल आपसे कि जो अभी नेट वाले छात्र हैं वो तो ये देख रहे हैं, लेकिन नीट वाले छात्र हैं, उनके लिए आप क्या देख रहे हैं? अब आगे क्या होने वाला है? मैम, जैसे आप अभी राजनीति की बात कर रहे थे, उसके पहले प्रसन्नजीत सारी नीट और नेट के रिलेटेड बातें बता रहे थे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ध्यान दर्शकों का राजनीति की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले किसी विपक्ष के नेता ने, मुझे याद नहीं आ रहा, कह रहे थे कि हमारे ज़माने में एक ट्रेडिशन हुआ करता था इस्तीफा देने का, लेकिन वो ट्रेडिशन अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। मैं अभी आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लाइव अभी कुछ देर पहले जब से हमारा लाइव शुरू हुआ, धर्मेंद्र प्रधान भी, एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी लाइव आ गए थे और उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी, और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही कुछ मैं बातें बता देता हूँ। तो ये मैंने बात इसलिए पॉइंट आउट की कि ये एक प्रथा थी, रिजाइन करने की, प्रथा बंद हो गई है। ये इसलिए क्योंकि ये अब ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर ये कहा है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू रेक्टिफाई द सिस्टम, यानी कि हम जिम्मेदार हैं और हम सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस होता है कि आई रिजाइन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारी ले रहे हैं और रेजिग्नेशन नहीं है। और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें जो अभी दिख रहा है, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन नहीं पाया मैं, जो ANI पे जो ट्वीट्स आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे ये दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं पटना और बिहार वाले मामले पर ही फोकस रखना चाह रहे थे, जबकि हमने देखा कि नीट वाला जो मामला है उसको हमने जब महेश्वर पेरी के इंटरव्यू के हवाले से मैं कुछ बातें अभी आपको बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान आज के पूरे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार और पटना वाले लीग के एक मामले पर फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि जो नीट का मुद्दा है वो इससे कई बड़ा है। इसमें बहुत सारे एक छोटे छोटे मुद्दे पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो है एक जगह से, मान लीजिए पूरी टोली की टोली दूसरे स्टेट में जाकर ट्रैवल करके एग्जाम दे रही है। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है कि मतलब मान लीजिए मैं अगर महाराष्ट्र में हूँ और मतलब जाहिर सी बात है मुझे कोई महाराष्ट्र का ही सेंटर प्रेफरेबली लेना चाहिए, लेकिन मैं पंजाब आ रहा हूँ क्योंकि शायद मेरी कोई सेटिंग सो टू से है। अब ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं। देखिए, और उन्होंने दूसरी बात ये कही, सेटिंग जो होती है ना ये सेंटर्स पर होती है, और भारत देश में ऐसे तमाम सेंटर्स है, जैसे झज्जर का हरियाणा में सेंटर जो है वो बहुत ही फेमस रहा कि वहां पर एक साथ 6 या 7 लोग एक साथ टॉपर्स हुए उसी सेंटर से, और सेम रोल नंबर या जो उनका रोल नंबर तो सेम होता है, इस तरीके के जो लोग थे। तो ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ कि सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज थे पूरे देश में, कहीं ना कहीं बहुत सारे सेंटर्स ऐसे कॉम्प्रोमाइज थे। तीसरी बात ये है कि जो पूरी नीट की परीक्षा है ये एक तरीके से डिसएडवांटेज क्रिएट करती है अन्य स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर से अगर बताना चाहूँ कि तमिलनाडु की एक बच्ची थी, एक स्टूडेंट थी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उसको 98% मिले थे अपने स्टेट बोर्ड के 12th के एग्जाम में, और सेम लड़की को
समवेयर अराउंड 60 मार्क्स मिले आउट ऑफ 720 नीट की परीक्षा में। यानी सोचिए कि अपने बोर्ड में जो लड़की टॉपर है नीट की परीक्षा में इतना नीचे आ जाती है। तो इसी वजह से जयललिता और उनकी पार्टी ने भी इस पे बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था कि ये तमिल लोगों को और बहुत सारे अन्य प्रादेशिक लोगों को नीट एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है कि वो दूसरी भाषाओं को कंसिडर भी नहीं करते वो। तो ये कुछ मुद्दे थे जो मैं मेंशन करना चाह रहा था। और ये जो अभी एनटीए के हवाले से जो लक्ष्मण यादव भी कह रहे थे कि और प्रसन्नजीत भी कह रहे थे कि एनटीए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये सारे जो हमने जो बात की सारी बातों का इशारा एक ही तरफ है, वो है एनटीए और एनटीए में हो रही धांधली। जी हाँ, और मुझे लगता है ये मुद्दे की शुरुआत है सिर्फ ज़ीशान, आप भी इस पे नज़र बना के रखिए। मुझे लगता है कि अभी नेट से फिर नीट और एनटीए और ये पूरा का पूरा मुझे लगता है कि ये सिस्टम और इस सिस्टम का जो कैप्चर है, लोगों की तकदीर का जो फैसला कर रहा है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट ये पूरा सिस्टम है। मुझे लगता है ये कोलैप्स होने की शुरुआत हो चुकी है, इसके ध्वस्त होने की शुरुआत हो चुकी है। और जिसमें आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि किस तरह से पहले ज़माने में हम देखा करते थे, कांग्रेस के ज़माने में कि जब इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला होता था, तो कांग्रेसी रिज़ाइन किया करते थे। तो हम देख रहे हैं कि अब इसके बाद जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को एक कहानी शुरू हुई है, लंबी बहुत जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान, लक्ष्मण यादव और प्रसन्नजीत, आपका भी शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया।